दोस्तों हमने सीरीज के आगाज में सबसे पहले एसेट वर्सेस लायबिलिटीज के बारे में ब्रीफली बात की थी। उसके बाद हमने करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के बारे में डिटेल से बात की। अब हम करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अफाक फ्रॉम PS6 बाइट्स। देखो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई स्टॉक की प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव और डिस्काउंटेड लगती है। जैसे कि किसी कंपनी का शेयर मान लो 350 रुपए के आसपास ट्रेड होता रहता है और सडनली एक दिन वो शेयर बहुत ही गंदे तरीके से टूटना शुरू हो जाता है और 80% डिस्काउंटेड रेट पे आपको वही शेयर अब बस 20 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त क्या आपको उस डूबती कंपनी में रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहिए या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? अगर आपको हाथ में खुजली ज्यादा हो रही हो या भूख ज्यादा लगी हो तो आपको इस उम्मीद के साथ साथ कि शेयर प्राइस फिर से 350 पे जा सकता है, इस चीज का भी इंतजाम कर लें कि अगर खुदा न खास्ता कंपनी किसी वजह से भी बैंकरप्ट हो जाती है तो कंपनी क्या इतनी एलिजिबल है कि अपने सारे एसेट्स को बेच के अपनी सारी लायबिलिटीज उतारने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी लौटा सके। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ के मुताबिक अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो सबसे पहले वो अपने एसेट बेच के अपनी लायबिलिटीज चुकाती है, फिर अगर पैसे बचते हैं तो वो अपने एम्प्लॉइज की ड्यूज क्लियर करती है, उसके बाद अगर आखिर में पैसे बचते हैं तो अपने शेयर होल्डर को देना शुरू करती है। इसी वजह से किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है या कंपनी को कितनी लायबिलिटीज पे करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया हो और बाद में कंपनी से उतारा ही ना जा सके। तो आज हम लायबिलिटीज के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा कितना है, ये कर्जा कंपनी ने कहां कहां पे इस्तेमाल किया था। इसके बारे में हमने पिछली 2 वीडियोस करंट और नॉन करंट एसेट में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दस्तयाब है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने कहां कहां से कर्जा लिया था, उसमें से कितना कर्जा इसी साल चुकाना है और कितना कर्जा इस साल के बाद चुकाना है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने हैस्कोल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को सिलेक्ट किया था। आज भी हम करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को समझने के लिए हैस्कोल कंपनी को चूज करते हैं। हैस्कोल कंपनी की बैलेंस शीट कहां से डाउनलोड होगी इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए सीधा हैस्कोल की बैलेंस शीट पे जाते हैं और सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में समझते हैं। हैस्कोल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में नॉन करंट वाले हेड के अंडर सबसे पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का सब हेड देखने को मिलता है। ये वो वाला कर्जा होता है जो कंपनी को 1 साल के बाद चुकाना है। अब आइए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के नोट नंबर 24 को एक्सप्लोर करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हैस्कोल कंपनी ने किस किस से कर्जा लिया है। नोट नंबर 24 पे हैस्कोल कंपनी ने मेंशन किया है कि अराउंड 13 अरब का कर्जा कंपनी ने कन्वेंशनल बैंक से लिया है, जिसमें मोस्टली कर्जा हमारी सरकारी बैंक जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया गया है। हैस्कोल कंपनी ने यह कर्जा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लिया था, जिसमें कंपनी ने 3 ऑयल स्टोरेज डिपोज यानी गोदाम मुजफ्फरगढ़, थलियान और कोल्टा जाम शहर में बनवाए थे। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के आखिर में सिक्योर्ड भी लिखा है, जिसका मतलब है नेशनल बैंक ने हैस्कोल को कर्ज देते वक्त कोलेट्रल यानी गिरवी रखवाने के लिए कोई चीज मांगी थी, जिसमें हैस्कोल कंपनी ने यही 3 डिपोज की लैंड, इक्विपमेंट्स, मशीनरी बैंक के पास एज ए कोलेट्रल रखवाई है। इसके साथ साथ हैस्कोल कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद हसन खान ने सच्चा वाला प्रॉमिस भी किया है कि हम आपका कर्जा जरूर चुकाएंगे। इसके अलावा भी हैस्कोल कंपनी ने इस कर्जे के बदले में कॉर्पोरेट गारंटी भी लेके दी है, जिसमें कोई थर्ड कॉर्पोरेट कंपनी जैसे हैस्कोल के केस में फॉसिल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मार्शल गैस प्राइवेट लिमिटेड जामिन पड़े हैं कि अगर आपको हैस्कोल ने कर्जा नहीं दिया तो हम दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। इसके अलावा एक बैंकिंग से रिलेटेड टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि सिंडिकेट लोन के नाम से दर्ज हैं। देखो, जब एक से ज्यादा बैंक्स मिलकर किसी एक बोरोवर को लोन दे तो इसको सिंडिकेट लोन कहते हैं। ऐसा कॉर्पोरेट्स की दुनिया में होता रहता है। हैस्कोल के केस में ये सिंडिकेट लोन का सिक्योरिटी ट्रस्टी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि अगर हैस्कोल ये लोन नहीं चुका पाता तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये लोन चुकाएगा, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है जिसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज्यादातर हमारे टैक्सेस से जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का ट्रस्टी बनने के लिए हैस्कोल की कुछ चीजें अपने पास गिरवी रखी हैं, जिसमें शामिल है कंपनी की कुछ जमीन, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और ढेर सारे स्टोरेज डिपोज जिसमें कंपनी अपना ऑयल स्टोर करके रखती है। इसके अलावा कंपनी ने 10 करोड़ समथिंग का लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है।
जिसमें पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी और पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी ज़ेर फहरस्त हैं। ये वो वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिज़ाहिर बैंक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कहीं से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है तो ये लोन खुशी खुशी दे देते हैं। और हैस्कोल कंपनी के कुछ लैंड और ऑयल स्टोरेज डिपोज भी इन कंपनीज के पास एज ए कोलेट्रल हैं। इसके अलावा अराउंड 5 करोड़ का कंपनी ने सुकूक सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं। सुकूक अरबिक जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सर्टिफिकेट्स। जिसे बॉन्ड्स एक तरह के फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स होते हैं, वैसे ही सुकूक भी शरय्या के मुताबिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स ही होते हैं, जिसमें कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता और इंटरेस्ट भी 0% दिया जाता है। देखो बात को समझो। हैस्कोल कंपनी को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक ऑयल स्टोरेज डिपो बनवाना था, जिसमें 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दरकार थी। कंपनी ने शरय्या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 1-1 लाख के 500 सुकूक सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए, जिसके बदले में कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट तो नहीं बल्कि सीधा प्रॉफिट और लॉस शेयर करती है। और सुकूक की मैच्योरिटी के बाद कंपनी वो सुकूक सर्टिफिकेट्स भी बायबैक कर लेती है। हैस्कोल कंपनी ने मेंशन किया है कि सुकूक सर्टिफिकेट से रेज किया गया कैपिटल मीज़ान बैंक और समित बैंक की फाइनेंशियल एडवाइस के मुताबिक स्पेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है लीज लाइबिलिटीज। देखो, किसी एसेट को खरीदने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कंपनी चीज रेंट यानी भाड़े पे या इंस्टॉलमेंट पे ले लेती है, और फाइनेंस की दुनिया में इसको लीज बोलते हैं। लीज लाइबिलिटीज को अच्छी तरह समझने के लिए पहले मैं आपको लीज के बारे में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, कॉर्पोरेट्स की दुनिया में लीज उमूमन 2 तरह की होती हैं। एक कैपिटल लीज जिसको फाइनेंस लीज भी बोलते हैं, और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। सपोज करें हैस्कोल को एक नया डिपो बनवाने के लिए प्लॉट चाहिए था जिसकी मार्केट वैल्यू है 10 करोड़। हैस्कोल के पास बर वक्त सिर्फ 2 करोड़ ही मौजूद थे, तो हैस्कोल ने प्लॉट के ओनर से मीटिंग फिक्स करके उनको कहा कि सर हमें आपका प्लॉट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 करोड़ हैं। प्लॉट का ओनर भी काफी फाइनेंशियली लिटरेट था और वो ये सौदा हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उन्होंने हैस्कोल को कहा कि ठीक है, आप हमसे प्लॉट कैपिटल लीज के अंडर ले लो, यानी EMI पे ले लो, लेकिन अब ये प्लॉट EMI पे आपको 10 करोड़ तक नहीं बल्कि 12 करोड़ में पड़ेगा, क्योंकि EMI पे ली गई चीज की इंस्टॉलमेंट के साथ साथ हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। आप 2 करोड़ हमें अभी डाउन पेमेंट कर दो और बाकी के 10 करोड़ आप 1 करोड़ पर ईयर की इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं कैपिटल लीज। कैपिटल लीज की भी कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इसी तरह ऑपरेटिंग लीज को समझने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हैस्कोल ने वो जमीन कैपिटल लीज पे ले ली। अब इस जमीन के ऊपर हैस्कोल को प्लांट बनवाना है जिसमें काफी हेवी मशीनरी यूज्ड होती है जो काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं। जैसे मान लो ये मशीन हैस्कोल को 15 करोड़ में मार्केट से मिल रही है। अब हैस्कोल की मैनेजमेंट को लगता है कि हम इस मशीन को ज्यादा से ज्यादा 2 साल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये मशीन अभी 15 करोड़ में परचेज कर लें और 2 साल तक इसको इस्तेमाल करके एज ए सेकंड हैंड इसको बेचेंगे तो ये मशीन काफ़ी अपनी प्राइस में डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो हैस्कोल एक दूसरा रास्ता निकालती है जिसमें हैस्कोल किसी लीजिंग कंपनी से एग्रीमेंट करके 2 साल तक ये मशीन रेंट पे ले लेती है। इस किस्म की लीजिंग कंपनी को कोई इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट तो नहीं बल्कि हर साल रेंट देना पड़ता है, और कंपनी को पूरा हक होता है कि उस एसेट यानी मशीन को 2 साल तक मंड के इस्तेमाल करे। इसको अकाउंटिंग बुक्स में राइट ऑफ यूज एसेट्स कहते हैं, और इस किस्म की लीज एग्रीमेंट को बैंकिंग एंड फाइनेंस की दुनिया में ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है। एक बात जहन नशीन कर लें, ऑपरेशनल लीज में लीज पीरियड खत्म होने के बाद यानी 2 साल बाद हैस्कोल को ये मशीन उसके ओनर को वापस देनी होती है, लेकिन कैपिटल लीज में लीज पीरियड खत्म होने के बाद वो प्लॉट हैस्कोल को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ साथ ऑपरेशनल लीज में डेप्रिसिएशन, हेवी रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन के ओनर यानी लेसर के खाते में जाते हैं, और कैपिटल लीज में लेसी यानी जो मशीन यूज कर रहा है उसके खाते में जाते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। अगर मुझे अपने ऑफिस से घर जाना है तो मैं ओवर बुक करके चला जाता हूँ। अब रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो या खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इन केस में सिर्फ ऊबर को रेंट पे करने के लिए आंसरेबल हूँ। बाकी जो भी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो ऊबर वाले खुद बियर करेंगे। लेकिन मान लो रोज रोज ऊबर से आते जाते मैं थक गया हूँ और अपनी गाड़ी लेने के लिए मैंने डिसीजन ले लिया है, जिसको लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कार फाइनेंसिंग के जरिए सीधा किया मोटर्स के शोरूम जाके उनके कार फाइनेंसिंग ऑप्शन को अवेल करते हुए एक स्पोर्टेज गाड़ी 3 साल की EMI पे ले लेता हूँ। अब दुनिया की नज़रों में तो ये गाड़ी मेरी है, लेकिन रियलिटी में ये गाड़ी 2 साल के बाद मेरी होने वाली है, और इन 2 साल तक गाड़ी में कोई भी पंक्चर हो या एक्सीडेंट हो ये सब मुझे बियर करना पड़ेगा।
ऑपरेशन लीज की तरह मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि गाड़ी तो अभी किया मोटर्स वालों की है, वो आए और मुझे पंक्चर लगवा के दे दें, क्योंकि ये गाड़ी मेरी तो 2 साल के बाद होने वाली है और 2 साल के बाद जो भी गाड़ी में पंक्चर होंगे वो मैं खुद लगवाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैपिटल लीज में एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन हमें खुद बर्दाश्त करनी होती है। आई होप कि आपको लीज के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी वजह से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हैस्कोल को जब लैंड लेनी थी तो हैस्कोल ने कैपिटल लीज का ऑप्शन चूज किया, और जब मशीनरी लेनी थी तो हैस्कोल ने ऑपरेशनल लीज का ऑप्शन ही चुना। ऐसा हैस्कोल ने क्यों नहीं किया कि मशीन कैपिटल लीज पे ले लेती और लैंड ऑपरेटिंग लीज पे ले लेती? इसका जवाब आप वीडियो पास करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और आखिर में नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड लायबिलिटीज की बात करते हैं। डेफर्ड अकाउंटिंग की दुनिया का टर्म है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसका आसान उर्दू में मतलब है वो पैसे जिनका हिसाब किताब कंपनी फ्यूचर में करने वाली है। डेफर्ड लायबिलिटी का फर्दर नोट सेक्शन अगर हम एक्सप्लोर करके देखें तो हमें ये मालूम होता है कि कंपनी को ये अमाउंट ग्रेजुएटी फंड के मद में चुकानी है। आप में से जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन है उनको तो ग्रेजुएटी फंड के बारे में अच्छी तरह अंदाजा होगा, लेकिन जिन दोस्तों को ग्रेजुएटी फंड के बारे में नहीं पता उनको यह बताता चलूं कि ग्रेजुएटी बेसिकली वो रकम होती है जो कंपनी अपने मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त देती है। जब कोई भी 5 साल पुराना एम्प्लॉय कंपनी से रिजाइन कर रहा हो तब भी वो ग्रेजुएटी फंड को अवेल कर सकता है। इन केस अगर एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है फिर इस फंड की अमाउंट उसकी फैमिली को दी जाती है। गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो भी अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रेजुएटी फंड तैयार करती है। एक बार अगर ये फंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हो जाता है तो ये अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड कहलाता है और कंपनी को उस फंड के अगेंस्ट गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से और कंपनी की इनकम में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट इस फंड में डाल दी जाती है। फिर इसी फंड में से लमसम अमाउंट विड्रॉ करके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है। हमारे साथ फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।